हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोडक्टिव टॉक। तो दोस्तों, आज हम एक एस्पिरेंट की बात करने वाले हैं। इनकी जो कहानी है, इससे बहुत सारा एस्पिरेंट को बहुत सारे एस्पेक्ट के अंदर आपको हेल्प मिल सकती है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि दिसंबर 2014 है ना, 27 दिसंबर 2014 के दिन केट का रिजल्ट आता है। CAT आप सभी को पता ही होगा, MBA एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके अंदर क्या हुआ भाई, ये जो एस्पिरेंट है ये हो गए फेल। ठीक है, इनका नहीं हो पाया। और अच्छी बात तो ये थी कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और इनके पास कैंपस प्लेसमेंट की जॉब थी। बट दोस्तों, कैंपस रिक्रूटमेंट में आप सभी को पता है कि, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इतना ज़्यादा पैकेज नहीं होता। ठीक है, 3, 4, 4.5, 5, बहुत तो 6 लाख के आसपास पैकेज हो सकता है। तो अगर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे पैकेज वाली जॉब चाहिए स्पेशली, तो ऑब्वियस बात है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो PSUs की तरफ जाना होगा। तो इसी तरीके से इन्होंने भी सोचा कि अब गेट दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, दिसंबर का महीना था और फरवरी के अंदर गेट है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि दिसंबर एंड जैसे जैसे होता गया तो इन्होंने सोचा कि यार, मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी की है। बाय द वे, इनका जो ग्रेजुएशन था वो NIT वारंगल से था। तो ऑब्वियस बात है, NIT से है तो प्रिपरेशन तो अच्छी होगी। यानी कि थ्रू आउट दी 3 और 3.5 ईयर्स इन्होंने जो अपनी सब्जेक्ट नोट से, जो अपने सब्जेक्ट है उनको अच्छे से समझा था। तो इनको ये कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ है वो तो अच्छा है। तो इन्होंने सोचा कि यार, एटलीस्ट 2 डिजिट रैंक तो आना चाहिए। और आप सभी को पता है कि अगर PSU के अंदर रिक्रूट होना है तो 2 डिजिट रैंक तो होना ही चाहिए, है ना। 3 डिजिट रैंक में बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो एटलीस्ट 2 डिजिट रैंक होगा तो क्या होगा कि भाई आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। नाउ 2 डिजिट रैंक एम तो कर दिया, पर आना भी तो चाहिए, है ना, ऑब्वियस बात है। तो इन्होंने अपने दोस्तों वगैरह से बात की कि भाई मैं 2 डिजिट रैंक जो है वो एम कर रहा हूँ इस बार गेट के अंदर। ठीक है, बट उनके दोस्तों ने एज यूजुअल, जैसा कि हम सभी के दोस्त कहते हैं कि भाई गेट एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, CGPA अलग लाना एक अलग बात है ना। वो तो कॉलेज के अंदर था और बट वो अपनी बात पर अडिग रहे नहीं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, है ना। जो इन्होंने 3 से 3.5 साल जो कॉलेज के अंदर लगाए थे, NIT में लगाए थे, तो इन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। और इनको ये बात पता थी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तुक्काबाजी करते थे। इनको ये बात पता थी कि 2 लाख लोग लगभग गेट के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2014 की बात है, तो 2 लाख लोग अपीयर होंगे। 2 लाख में से 2 डिजिट रैंक लाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हम बोल सकते हैं डेफिनेटली, है ना। एक बहुत अच्छे टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी और एक बहुत अच्छे फोकस माइंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन्होंने ये सोचा कि ठीक है, 2 लाख, जैसा कि मैं हमेशा से क्लासेस में बोलता हूँ कि पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपिटिटर्स कम होते हैं। तो इनका भी वही माइंडसेट था कि 2 लाख तो ठीक है अपीयर हो रहे हैं, बट एक्चुअल कॉम्पिटिशन जो है वो 400-500 जो टॉप के लोग हैं उनके बीच में ही होने वाला है। तो इन्होंने क्यों ना सोचा कि भाई, मैं भी तो टॉप का लोग, है ना, मैं भी तो टॉप में से ही हूँ, कोई अच्छा मैं सब्जेक्ट वगैरह प्रिपेयर किया हूँ जो 3-3.5 साल की कॉलेज की जर्नी में, तो डेफिनेटली मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, गेट तो देना ही है, बट इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस किया। 1 जनवरी से पास्ट 30 ईयर्स गेट के क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ऑन January 1 आई गॉट माई हैंड्स ऑन पास्ट 30 ईयर्स गेट सॉल्व पेपर्स। ठीक है, इतना कम टाइम बाकी है। उसके बाद इन्होंने NPTEL PDFs का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, और NPTEL PDFs पास्ट 30 ईयर गेट्स, और इसके अलावा जो बीटेक के अंदर, NIT के अंदर इनका बीटेक है, तो वो क्लासरूम जो नोट्स बनाई थी उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया मटेरियल के तौर पर, और इम्पोर्टेंट रूटीन ये बना लिया कि भाई 3 चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पास्ट 30 ईयर गेट क्वेश्चन जो आपको आइडिया देंगे कि कौन सा लेवल आने वाला है। इसके अलावा इन्होंने NPTEL PDFs को भी फोकस किया, है ना, जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। उसके अलावा इन्होंने अपनी जो क्लासरूम नोट्स है इसके ऊपर भी फोकस किया। उसके बाद बस इसी तरीके से जर्नी चलती गई। उसके बाद इन्होंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए, है ना, बाय January 22। ठीक है, 22 जनवरी के आसपास। और ये ऑलरेडी कैट की प्रिपरेशन कर चुके थे, CAT कैट की प्रिपरेशन कर चुके थे, तो इनको पता था कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट वगैरह होता है। लेकिन इन्होंने कुछ मॉक टेस्ट दिए और इनका कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होने लगा, तो इन्होंने फिर उसको बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ उन्होंने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे। उन्होंने फोकस किया आखिरी हफ्ते के अंदर जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको एक अच्छे से रिवीजन का। ठीक है,
है ना, एक वीक से पहले बहुत अच्छे से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनको, जो उन्होंने बीटेक में पढ़ा है, सब्जेक्ट नोट्स, एनपीटीईएल पीडीएफ्स और पास्ट ईयर एप्लीकेशन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस रखा। इनको पता है कि गेट के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा आने वाला है, तो एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस रखा। और ऑन डी डे दैट इज़ 1 फरवरी इन्होंने, यानी कि एग्जाम डे, ऑब्वियस बात है कि 94 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। और यहां पर इन्होंने एक वर्ड लिखा है, मैं कहना चाहूंगा 94 मार्क्स एंड मैनेज माय टाइम विथ प्रॉपर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चन, है ना। अब मैं हमेशा से बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है, किसको सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। यहां पर 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। लर्न टाइम मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को रिजेक्ट करना है। डेफिनेटली रिजेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। प्रैक्टिस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा जो इन्होंने कैलकुलेशन एरर्स को मिनिमाइज किया है, आप सभी लोग क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस करते होंगे, आप सभी को पता होगा, है ना, बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो कैलकुलेशन जो एरर्स है उसको मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिली मिस्टेक से जो मार्क्स जाएंगे, इसका मतलब तो ये होगा आपको कंसेप्ट आता है, लेकिन सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स जा रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया। और फिर फाइनली दोस्तों इनका जो रैंक आया है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनका जो रैंक आया दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आकाश सिन्हा, जिनकी कब से मैं बात कर रहा था, और इनका रैंक दोस्तों आपको यहाँ पर दिख सकता है। कितना रैंक है दोस्तों? AIR 65, यानी जो इनका एम था 2 डिजिट रैंक, जो 2 डिजिट रैंक इनका एम था वो डेफिनेटली इनको अचीव हो चुका है। गेट स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसी तरीके से इनके मार्क्स भी देख सकते हो। लगभग 1,85,000 है, 85,000 है ना, 1,85,758, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास लोग यहाँ पर थे। 2015 का स्कोर कार्ड है, और ये जब दिसंबर 2014 से जो हमने कहानी जो है उसकी शुरुआत की। तो अब यहाँ पर ये बात आप एस्पिरेंट के दिमाग में आ रही होगी कि भाई इसने तो दिसंबर से फरवरी में पूरी गेम ही पलट दी। तो यहाँ पर इन्हीं के ही जो वर्ड है वो मैं कोट करना चाहूँगा। My 1 month of GATE preparation was backed by a solid foundation, that was built over the past 3-4 years। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है। हम सभी को, मतलब जब कोई सक्सेसफुल होता है तो रातों रात उसकी सक्सेस लगती है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जैसा कि इन्हीं के खुद के अल्फाज है कमेंट के अंदर, माई 1 month of GATE preparation was backed by solid foundation that was built over the past 3-4 years। कहानी का कंक्लूजन यही है ना, कि आपको कभी एक्सपोनेंशियल सक्सेस मिल सकती है। डेफिनेटली आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि भाई ये तो, इससे तो 1-2 महीने में कहानी ही बदल दी। दिसंबर से इसने सोचना चालू किया और फरवरी के अंदर तो इसका 2 डिजिट रैंक भी आ गया भाई। जब रिजल्ट आया तब दोस्तों कहानी के अल्फाज के बाद इन्होंने खुद ही लिख दिया कि भाई ये 3 से 4 साल की मेहनत थी। तो ऐसा ही होता है, प्रिपरेशन जर्नी हमेशा से लंबी होती है ना, प्रिपरेशन जर्नी हमेशा से लंबी होती है, और डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी जब आपका सॉलिड फाउंडेशन होगा। आज की स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, और बहुत सारी लर्निंग मिली होगी उम्मीद करता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।